दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एनाहिलेशन। ये मूवी उन एलियन सेल पे बेस्ड है जो कि एक मीटियोर के धरती पे टकराने से फैल जाते हैं और धरती में पहले से मौजूद सेल्स को ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक साईफाई हॉरर मूवी है जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। यूँ तो इस मूवी की कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस मूवी को समझने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि इस मूवी में साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, जैसे कि सेल डिवीजन और रिफ्रैक्शन। चूंकि ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी मूवी की शुरुआत करने से पहले हम साधारण सी भाषा में जान लेते हैं कि सेल डिवीजन और रिफ्रैक्शन होता क्या है। दोस्तों, रिफ्रैक्शन वो फिनोमेनन है जिसमें लाइट और साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से उसमें ग्रेजुअल चेंज आ जाता है, मतलब कि वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर में पानी के मुकाबले पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जिस वजह से लाइट वेव और साउंड वेव को पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं करते, जिससे वेव्स बिना किसी रुकावट के एयर में फास्ट ट्रेवल करती है। उदाहरण के लिए अगर हम पानी में पेंसिल डालते हैं तो वो हमको टेढ़ी दिखाई देती है क्योंकि लाइट की स्पीड पानी में हवा के मुकाबले धीमी होती है। इसका एक और एग्जाम्पल ग्लास स्लैब भी होता है। लेकिन इस मूवी में रिफ्रैक्शन की घटना डीएनए में होती है, जो कि हम आगे समझेंगे। चलिए अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। आपको ये पता ही होगा कि पृथ्वी में हर जीवित ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलके बना होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर धरती पे रहने वाले हमारे जैसे क्रिएचर। और इसी वजह से सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा 1 से 2 और 2 से 4 में डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि एक सेल कुछ समय बाद डिवाइड होकर 2 सेल का एक पेयर बनाता है और 2 सेल का पेयर कुछ समय बाद डिवाइड होकर 4 सेल के 2 पेयर बनाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सेल अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं और इसे हम हेप्लिक लिमिट कहते हैं। इन्हीं सेल्स की वजह से ही जीवित ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रूप नजर आते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले जीव या फिर कहे धरती पे रहने वाले हमारे जैसे जीव। आशा करता हूँ कि आपको इतने तक समझ आ गया होगा। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत लीना से होती है, जो कि अब एक बायोलॉजिस्ट है, लेकिन इससे पहले वो आर्मी में रह चुकी है। लीना उन पलों को याद कर रही होती है जो उसने अपने हस्बैंड के साथ बिताए थे, क्योंकि उसके पति केन का 1 साल से कुछ अता पता नहीं होता। हालांकि लीना कई बार मिलिट्री वालों से भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि जिस मिशन में उसका पति गया था उस मिशन से कोई भी वापस लौट के नहीं आया। आखिर वह मिशन क्या था और उसका पति केन इस मिशन में क्यों गया, ये हमें आगे पता चलेगा। अब जब लीना अगले दिन अपने कमरे को पेंट कर रही होती है तो उसका पति अचानक उसे दरवाजे पे खड़ा नजर आ जाता है। वो खुश होकर उसे गले लगाती है और कई सवाल पूछना शुरू कर देती है कि वो अब तक कहाँ था, क्या कर रहा था और कौन से मिशन पे गया था। लेकिन उसका पति उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। और जैसे ही वह पानी पीता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब लीना उसे हॉस्पिटल के लिए ले जा रही होती है तो रास्ते में ही उसे और उसके पति को सदर्न ब्रिज नाम के ऑर्गेनाइजेशन के लोग उठा देते हैं और अपने पास ले आते हैं। वे उसके पति को बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। बावजूद इसके केन की तबीयत और भी खराब हो रही होती है। यहाँ पे एक महिला जिसका नाम डॉक्टर विंट्रेस है, लीना से कई सवाल पूछना शुरू कर देती है और बताती है कि उस मिशन से केवल उसका पति ही वापस आ पाया है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर वो मिशन क्या था और उसका पति केन इस मिशन पे क्यों गया। दरअसल 3 साल पहले एक मीटियोर धरती में एक लाइट हाउस से टकराता है, जिसके टकराने के बाद एक डोम का निर्माण हो जाता है और इस डोम को सिमर नाम दिया जाता है। इस मीटियोर में एलियन सेल्स होते हैं, जिसके बाद इनका डिवीजन होना शुरू हो जाता है और उस सिमर का आकार बढ़ता ही जाता है। इन एलियन सेल्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये न सिर्फ लाइट और साउंड वेव को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, बल्कि अपने आसपास के हर ऑर्गेनिज्म के सेल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे वो एनिमल सेल्स हो या फिर प्लांट सेल्स। और इसी वजह से जब ये सेल किसी जीव या किसी प्लांट में जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की चीजों को भी अपना डीएनए का हिस्सा बना लेगा, जैसा कि हम इस मूवी में होते हुए भी देखते हैं। इस सिमर के अंदर क्या है और यह कैसे बना, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले एक वार्डन को इसके अंदर भेजा गया, लेकिन जिस वार्डन को अंदर सिमर में भेजा गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। इसके बाद कई ड्रोन्स, जानवर और इंसानों तक को सिमर के अंदर भेजा गया, लेकिन इनमें से कोई भी वापस नहीं आया सिवाय लीना के पति के।
और अब इस सिमर पर सदर्न रीच नामक ऑर्गेनाइजेशन के लोग नजर बनाए हुए हैं और एक टीम को तैयार किया जा रहा है जो कि इस सिमर के सेंटर यानी कि लाइट हाउस तक जाके इसके रहस्य के बारे में पता करे। दरअसल इस सिमर का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिस वजह से मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न हो चुका है और सारे मिशनों को फेल होता देख तथा सिमर के आकार को बढ़ता देख गवर्नमेंट ने इस सिमर पर नजर बनाए रखने के लिए सदर्न रीच नामक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। और सदर्न रीच नामक ऑर्गेनाइजेशन पहले भी एक टीम को सिमर के अंदर भेज चुकी है, लेकिन उनका वो मिशन असफल रहता है और अब एक और टीम को सिमर के अंदर भेजने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे आपको बता दे कि इस जानलेवा मिशन में सिर्फ वही जा सकता है जो कि अपनी जिंदगी से तंग आ गया हो या फिर जिसे कोई ठीक न होने वाली बीमारी हो। लेकिन केन का ऐसा क्या कारण था जो कि वो इस जानलेवा मिशन में हामी भर देता है। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लीना और केन एक हैप्पीली मैरिड कपल थे, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल केन आर्मी में होता है तो इसी वजह से वो अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, जिस वजह से लीना अपने आप से नाराज रहती। और जब केन आर्मी में होता है तो लीना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता है और जब केन को इस बात का पता चलता है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और इस जानलेवा मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। जो टीम इस बार सिमर के अंदर जाने के लिए तैयार की जा रही है उस ग्रुप की सारी मेंबर्स फीमेल होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले के मिशन में सब मेल्स को ही भेजा गया था। अब जब लीना को इस बात का पता चलता है कि उसके पति के इस मिशन पे जाने का कारण वो खुद है, तो अब लीना भी इस मिशन में जाना चाहती है और जानना चाहती है कि उसके पति के साथ सिमर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है। यहाँ पे डॉक्टर विंटर्स जो कि ग्रुप की टीम लीडर होती है वो भी लीना को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है और अब लीना को मिला के इस ग्रुप में 5 मेंबर हो जाते हैं और डॉक्टर विंटर्स इनकी ग्रुप लीडर होती है। दूसरे दिन ये 5 सिमर के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस ग्रुप की पहली मेंबर होती है आन्या थोरेंसन जो कि एक ड्रग एडिक्ट है। ग्रुप की दूसरी मेंबर जोशी होती है जो कि पेशे से एक फिजिसिस्ट है और डिप्रेशन से लड़ रही होती है। ग्रुप की तीसरी मेंबर शेपर्ड है जो कि एक जूलॉजिस्ट या फिर कहे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिसने अपनी बेटी को खोया है। डॉक्टर विंटर्स ग्रुप की चौथी मेंबर होती है और वो कैंसर से लड़ रही है। ग्रुप की 5वीं और अंतिम मेंबर लीना होती है जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब जैसे ही ये सिमर में एंटर करते हैं और जब इनकी आंख खुलती है तो ये सब खुद को एक टेंट में पाते हैं। इन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि सिमर में एंटर करने के बाद इनके साथ क्या हुआ। यहाँ पे शेपर्ड बताती है कि उन्हें इस सिमर में आए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं और इन्हें इसका पता इनके लाए खाने से चलता है जो कि अब सड़ चुका होता है। दरअसल सिमर में एंटर करने के बाद खुद ही इन्होंने टेंट बनाए और खुद ही अपने लिए रहने की व्यवस्था करी, लेकिन ये सब अब एलियन सेल्स के कांटेक्ट में आ चुके हैं जिससे इनकी मेमोरी पर भी प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर इनके सारे इक्विपमेंट्स ठीक तरह से काम तो कर रहे होते हैं पर कोई भी सिग्नल सिमर से बाहर नहीं जा पा रहा है, जबकि इनके ठीक ऊपर अभी 20 सैटेलाइट्स होते हैं, लेकिन इनका फिर भी कोई सिग्नल सिमर से बाहर नहीं जा पा रहा क्योंकि इस सिमर की परत सिग्नल को वापस से रिफ्लेक्ट कर दे रही है। यहाँ पे इनका कंपास भी काम नहीं करता और अब इनके पास ना तो कम्युनिकेशन का मीडियम है, ना ही कंपास और ना ही कोऑर्डिनेट्स। अब ये सब सूरज को देखकर डायरेक्शन का पता लगाते और लाइट हाउस की तरफ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ आगे चलने के बाद लीना देखती है कि 2 अलग अलग स्पीसीज के फूल एक ही फूल में होते हैं जो कि काफी अजीब घटना है। और जब लीना इस अजीब घटना को समझने की कोशिश कर रही होती है तभी एक मगरमच्छ इन पे हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे लीना की आर्मी की ट्रेनिंग काम आती है तो वो उस मगरमच्छ का डट के मुकाबला करती है और उसे मारने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वो उसके दांतों को गौर से देखती है तो पाती है कि उसके दांत मगरमच्छ के नहीं बल्कि शार्क के होते हैं जो कि काफी अजीब है। दोस्तों आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि शार्क के दांत मगरमच्छ में कैसे हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उस मगरमच्छ का डीएनए तथा शार्क का डीएनए आपस में म्यूटेट कर गया होगा, जिस वजह से इस मगरमच्छ में शार्क की प्रॉपर्टी भी आ गई। अब जैसे जैसे ये अपनी यात्रा लाइट हाउस की तरफ जारी रखते हैं म्यूटेशन का असर इन्हें और भी दिखने लगता है। इन्हें एक ऐसा हिरन नजर आता है जिसके सींगों पे पेड़ों की तरह पत्ते होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस हिरन का डीएनए आसपास के प्लांट सेल से रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो यह है कि इन्हें उस हिरन का हूबहू डुप्लीकेट क्लोन भी वहाँ पे नजर आता है। अब यह डुप्लीकेट क्लोन क्या है और यह कैसे बना इसका पता भी आपको मूवी के अंत तक चल जाएगा। आगे जाने पर इन्हें एक आर्मी बेस दिखता है
और किसी तरह उन्हें पता चलता है कि उनसे पहले के ग्रुप के लोग उस बेस को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो भी डिसाइड करते हैं कि वो भी यही करेंगे। और जब वो उस बेस में छानबीन करते हैं तो उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है, और जब वो उस मेमोरी कार्ड को कैमरे में इंसर्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि उनसे पहले सिमर में भेजे गए ग्रुप के एक मेंबर के पेट में हलचल हो रही है। और जब लीना का पति चाकू से उसका पेट काटता है तो वो देखते हैं कि उसकी आंतें एक सांप की तरह मूव कर रही होती है, जो कि देखने में काफी घिनौना और भयानक लगता है। और इस वीडियो को देख सारे ग्रुप मेंबर डर जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आंतों का सांप की तरह मूव करना यह बताता है कि उस इंसान और सांप का डीएनए आपस में म्यूटेट कर गया होगा, जिस वजह से उसमें सांप की भी प्रॉपर्टी आ गई। अब जैसे तैसे रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं, और रात को जब लीना उठती है तो वो बाहर गार्ड कर रही विंटरेस को मिलने जाती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच लीना के पति को लेके कुछ बातें होती है। लेकिन इसी दौरान एक भालू शेपर्ड पे अटैक कर देता है और उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है। हालांकि लीना उसे बचाने का प्रयास भी करती है, लेकिन अंधेरे की वजह से इनको कुछ नहीं दिखता। अब जब सुबह होती है तो जोशी और आन्या सिमर से बाहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन विंटरेस लाइट हाउस तक जाना चाहती है और लीना भी जानना चाहती है कि उस लाइट हाउस में उसके पति के साथ क्या हुआ था। इसीलिए लीना उनको झूठी तसल्ली देती है कि लाइट हाउस ही वह जगह है जहाँ से वो बाहर जा सकते हैं। अब ये चारों आगे जाकर कुछ ऐसे पेड़ देखते हैं जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। दरअसल ये कोई पेड़ नहीं होते, ये इनसे पहले सिमर में भेजे गए लोग होते हैं, जिनका डीएनए आसपास के पेड़ों के डीएनए से रिफ्रैक्ट कर गया या कहे कि म्यूटेट हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि लीना के हाथ में आन्या का टैटू भी बनना शुरू हो जाता है। हालांकि ये टैटू धुंधला होता है, पर हमें समझ आ जाता है कि आन्या और लीना का डीएनए आपस में रिफ्रैक्ट हो रहा है। अब जब रात को लीना सो रही होती है तो उसे सपना आता है कि उसके पति को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया है, जिससे लीना की आंख खुल जाती है और आन्या गन की नोक पर लीना, विंटरेस और जोशी को चेयर से बांध देती है। दरअसल आन्या ने लीना के गले में वो लॉकेट देख लिया होता है जिसमें उसके पति केन का फोटो था। दरअसल लीना के पति के बारे में सिर्फ विंटरेस को ही पता था, और आन्या को लगता है कि लीना लाइट हाउस सिर्फ इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वह जानना चाहती कि उसके पति के साथ लाइट हाउस में क्या हुआ था। आन्या काफी डरी हुई भी होती है क्योंकि उसके खुद के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा होता है। अब जैसे ही चाकू लेकर आन्या लीना को मारने बढ़ती है, तभी यहाँ पे शेपर्ड की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही होती है। तो अब आन्या को लगता है कि शेपर्ड अभी जिंदा है, तो वो इन्हें छोड़ शेपर्ड को बचाने निकल जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे गुर्राहट की भयानक आवाज सुनाई देती है और आन्या देखती है कि वो शेपर्ड नहीं बल्कि वो भालू है जिसने पिछली रात शेपर्ड को मारा था। यानी कि जब भालू ने शेपर्ड को मारा तो उसका डीएनए और शेपर्ड का डीएनए आपस में म्यूटेट हो गया था, जिसके कारण वह भालू भी इंसानों की तरह आवाज निकाल रहा था। अब यहाँ पे ये भालू आन्या को बहुत बुरी तरह मार देता है, और अब वो लीना को भी मारने ही वाला होता है। तब तक सही टाइम पे जोशी उसे मार देती है। इस घटना के बाद अब विंटरेस भी यहाँ से रात को ही निकलने का फैसला करती है, क्योंकि उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा होता है। इससे पहले वो म्यूटेट हो जाए, वो उस लाइट हाउस के रहस्य को जानना चाहती है। इसीलिए वो रात को ही लाइट हाउस की तरफ निकल जाती है। अब जब सुबह जोशी लीना के पति को लेके बातें कर रही होती है, तभी उसके हाथों में स्क्रैचेस से पत्तियां उगनी शुरू हो जाती है और आगे जाके जोशी भी एक पेड़ बन जाती है। इसके बाद अकेले लीना लाइट हाउस का सफर तय करती है, और जब वो बीच पे होती है तो हम क्रिस्टल्स के बने पेड़ भी देखते हैं, जो कि निश्चित ही सैंड और सॉल्ट के म्यूटेशन से बने होंगे, क्योंकि क्रिस्टल भी और कुछ नहीं बल्कि लिक्विड सैंड ही होता है। लीना अपना सफर लाइट हाउस की तरफ जारी रखती है और आगे जाके उसे वही लाइट हाउस दिख जाता है जो इस सिमर का सेंटर है। अब जब लीना लाइट हाउस के अंदर जाती है तो वहाँ पे एक अधजली लाश को देखती है, और जब लीना उस अधजली लाश के आगे ट्राइपॉड में लगा कैमरा प्ले करती है तो वो देखती है कि वो अधजली लाश और कोई नहीं बल्कि खुद उसके पति की है, जो अपने स्ट्रक्चर में हो रहे बदलाव से परेशान होकर सुसाइड कर देता है, और केन का क्लोन उसी के सामने से ये सब कुछ देख रहा होता है। इससे आपको ये पता भी चल गया होगा कि जो लीना का पति वापस सिमर से आया था वो दरअसल केन का ही क्लोन था। अब यह क्लोन कैसे बना इसका हमें आगे पता चलेगा। अब लीना उस गुफा में जाती है जो कि मीटियोर के टकराने से बन गई थी। तो लीना यहाँ पे डॉक्टर विंटरेस को देखती है जिसके स्ट्रक्चर में अब तेजी से चेंज आना शुरू हो गया है।
यहाँ पे डॉक्टर विंटरेस अपने अंतिम पलों में लीना को बताती है कि मैं इसका पता लगाना चाहती थी, लेकिन अब वो समय गुजर गया है क्योंकि अब यह मेरे अंदर है। मैं नहीं जानती कि इसे क्या चाहिए या इसे कुछ चाहिए भी। ये फैल रहा है और ये फैलता रहेगा और ये होगा हम मनुष्यों का अनाहिलेशन, यानी कि हमारा सर्वनाश। डॉक्टर विंटरेस के ऐसा कहते ही वो एक एनर्जी में बदल जाती है और लीना के खून यानी कि उसके डीएनए से एक ह्यूमनॉइड का निर्माण हो जाता है। लीना यह देख काफी डर जाती है और उसे गोली से मारने का प्रयास भी करती है, लेकिन उस ह्यूमनॉइड फॉर्म में गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता। यह देख लीना गुफा से बाहर निकलने के लिए भागती है और जब वो बाहर पहुंचती है तो पाती है कि वो ह्यूमनॉइड टेलीपोर्ट होके उससे पहले वहां पे पहुंच गया है। अब चूंकि वो ह्यूमनॉइड लीना के डीएनए से बना है तो वो लीना के हर एक्शन को कॉपी कर रहा होता है। लीना उसे मारने और उससे बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो खुद को ही चोट पहुंचाती है क्योंकि वो ह्यूमनॉइड उसके हर एक्शन को मिरर कर रहा होता है। अब जब लीना को पता लगता है कि वो ह्यूमनॉइड उसे कॉपी कर रहा है तो लीना एक फास्फोरस बम उसके हाथ में रख देती है और अब हम देखते हैं कि जैसे ही लीना उसे छूती है तो वो ह्यूमनॉइड फॉर्म लीना का हूबहू डुप्लीकेट क्लोन बन जाता है। लीना उसके हाथ में बॉम्ब रख बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं कि वो क्लोन अब उसे कॉपी नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका म्यूटेशन पीरियड अब पूरा हो चुका है, यानी कि वो ह्यूमनॉइड से क्लोन में परिवर्तित हो चुका है। अब जैसे ही बॉम्ब फटता है तो वो क्लोन वापस से ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ जाता है। उसके हाथों में आग लगी होती है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि वो एलियन सेल से बना है, या कहे कि वो एक एलियन है। चूंकि वो क्लोन लीना के डीएनए से ही बना होता है तो वो केन की जली लाश से लीना की तरह ही बर्ताव करता है। और यहाँ पे देखते ही देखते सारा लाइट हाउस आग की लपटों में जल जाता है और इसके बाद वह सिमर भी खत्म हो जाता है और लीना भी इस मिशन से वापस आ जाती है। अब दिखाया जाता है कि सदर्न रीच के लोग लीना से सवाल पूछ रहे होते हैं और ये वही सीन है जो कि मूवी के शुरुआत में दिखाया था। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो केन का क्लोन जिसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है उसे भी खत्म हो जाना चाहिए था क्योंकि वो भी उन्हीं एलियन सेल से मिलके बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा उसकी तबीयत में सुधार आ रहा होता है। हाँ, हो सकता है कि उसका म्यूटेशन का पीरियड अब पूरी तरह कंप्लीट हो गया हो, जिससे उसे इस तरह के इन्वायरमेंट में रहने की आदत हो गई है। और अंत में दिखाया जाता है कि लीना और केन का क्लोन गले मिलते हैं और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें तथा मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।